हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका बेहतरीन स्टडी विद अनुराग चैनल पे, जहाँ पे चल रही हैं आप सभी के लिए बेहतरीन क्लासेस। और हम लेके आए हैं हिंदी की दूसरी क्लास, जिसमें हम आपको पूरी तरह से थ्योरी पढ़ा रहे हैं। हिंदी की थ्योरी यूट्यूब पे मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आज हम आपसे फिर दूसरी क्लास में थ्योरी से ही पढ़ाएंगे। आइए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। वर्णमाला। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है वर्णमाला। वर्णमाला की एक नहीं 2-3 क्लासेस लगेंगी। आइए चलते हैं वर्णमाला की ओर। वर्ड वर्ड की सबसे पहले परिभाषा हम जानेंगे। वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है। वर्ड की परिभाषा जो है कि अर्थपूर्ण ध्वनि का लघुतम रूप वर्ण कहलाता है। लघुतम मतलब सबसे छोटा रूप। यदि वह वर्ण मुख में है हो तो ध्वनि कही जाती है। जैसे हम मुख में बोल रहे हैं तो ये ध्वनि है। आपसे बोल रहे हैं आप कैसे हैं, तो ये ध्वनि है। ये क्या है, हमारे मुख में है, ना कि लिख रहे हैं। अभी हम इसको लिख देंगे तो ये लिखित ध्वनि हो जाएगी। और उसी ध्वनि की यदि हम लिखित रूप दे दें तो वह वर्ण कहलाता है। तो जो हम बोलते हैं उसको हम ध्वनि कहेंगे। जैसे हमने बोला कि मुझे बाजार जाना है, मुझे यहाँ जाना है, कुछ भी बोल रहे हैं तो ये हम एक ध्वनि के रूप में आप तक अपने विचारों को हम रख रहे हैं। लेकिन अगर हम लिखित रूप दे देंगे कि मुझे जाना है, मुझे बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है, तो मैंने ये लिखित रूप दे दिया। तो इनको वर्ण बोलेंगे, क्योंकि इनमें जो माँ है ये भी वर्ण है, झा है ये भी वर्ण है, बा, ये सब वर्ण से मिलकर ही बनाए गए हैं। आगे वर्णमाला की हम परिभाषा देखते हैं। वर्णों का सुव्यवस्थित समुदाय या समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को व्यवस्थित करके एक जगह पर रखना ही वर्णमाला कहलाती है। जैसे हमारी वर्णमाला में सबसे पहले स्वरों को रखा गया है और एक जगह व्यवस्थित किया गया है। जैसे छोटा आ, जैसे यह क्रम है स्वर का। छोटी ई हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, छोटा ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, फिर री से ऋषि, छोटा ए और ऐ, ओ और आओ, अंग, आहा, अंग और आहा। ये क्या हो गया, ये एक व्यवस्थित हो गया। एक व्यवस्थित क्रम में ये वर्णमाला का जो स्वर है ये रख दिया गया। तो इसी तरह हमारे जो बामन अक्षर है वो सारे व्यवस्थित क्रम में रखे गए हैं। यहाँ से हमारा क च ट तब वाली लाइन शुरू हो जाती है। तो ये वाली लाइन जब शुरू हो जाती है, ये स्वर और व्यंजन ये मिला के जब हम इनको व्यवस्थित क्रम में रख देते हैं तो इनको हम बोलते हैं कि या तो ये समुदाय है या वर्णों का समूह है। वर्णों का समूह या समुदाय को ही हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे माला होती है, माला, फूलों की माला, मोतियों की माला, उसमें सब एक तरीके से फूल गुथे रहते हैं ना, वैसे ही हमारी वर्णमाला होती है। इसमें स्वर स्वर अलग से रहते हैं, व्यंजन ये अलग से रहते हैं। सब लोग अपनी अपनी कॉपी पे वर्णमाला जरूर बना ले। आगे आइए, अक्षर। अब हम अक्षर के बारे में बात करेंगे। ध्वनि का लघुतम उच्चारित रूप जिसे एक श्वास में बोला जा सके, एक श्वास में बोला जा सके। जैसे आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, एक सांस में हम बोल पा रहे हैं। इस वजह से ध्वनि का लघुतम रूप, उच्चारित रूप जिसे हम श्वास में बोला जा सके उसे अक्षर कहेंगे, उसे अक्षर कहेंगे। जैसे जैसे हमने यहाँ दिया है रा और मा, इसमें क्या है, दो अक्षर हैं।
रा और मा में क्या हुआ, दो अक्षर है, का मा रा, कमरा, कमरा लिखा हुआ है, लेकिन इसमें अक्षर कितने हो जाएंगे, तीन। और वर्ण, अगर हम वर्ण बोले तो कितने हो जाएंगे, अक्षर दो हो जाएंगे। वर्ण, वर्ण इसमें ये देखो, रा, छोटा बड़ा आ, मा, छोटा आ, चार वर्ड निकल के आ रहे हैं इसमें। वर्ड कितने आए, चार। राम में जब अक्षर की बात करेंगे तो अक्षर दो निकल के आ रहे हैं, और जब हम राम में वर्णों की बात करेंगे, वर्णों की संख्या इसमें हो जाएगी चार, क्योंकि वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं वो स्वतंत्र और आधे होते हैं, उन्हें वर्ण बोला जाता है। फिर कमरा में अक्षर तो तीन है, लेकिन इसमें लेटर, ये वर्ण कितने, वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें वर्णों की संख्या 6 हो जाएगी। आगे चलते हैं। नोट, नोट वर्णों को संगठित करके हमें अक्षर मिल जाता है। अब इनको जब हम संगठित करके, संगठित किया मैंने, तो यहाँ पे हमें ये मिला कमरा, जो कि अक्षरों से बना है, और इसके अक्षर तीन गिने जाएंगे, इसमें तीन अक्षर गिने जाएंगे। वर्णों को संगठित करके हमें अक्षर मिल जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अक्षर क्या है। ध्वनि का लघुत्तम उच्चारित रूप, जिसे हम मुख से उच्चारित करते हैं, और बहुत छोटा, लघु, और एक श्वास में बोला जा सके, जैसे राम, कमरा, आम, ये सारे। आगे चलते हैं, देखते हैं। अक्षर, सभी स्वर अक्षर कहलाते हैं। जो हमने आपको स्वर बना के दिए थे अभी, छोटा बड़ा, ये सब सभी स्वर अक्षर कहलाते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, और सभी व्यंजन संयुक्त व्यंजन, जैसे का खा गा घा, का खा गा घा, ये सब अक्षर में आएंगे। ये तो फालतू में आ गया, इसका कोई काम नहीं है आपको। आप सभी लोग वर्णमाला अगर अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, उसे रोज रोज रिवाइज करेंगे, तो वर्णमाला में आपको आने वाली गलतियां, वर्णमाला से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं वर्णमाला में। वर्णमाला को जितने अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे, उतनी ही अच्छे से आपको हिंदी की नॉलेज हो जाएगी। ये गलत छप गया यहाँ पे व्याकरण के अंदर, इसको हम हटा दे रहे हैं। पहली जो हमारी क्लास हुई थी, उसमें जो हमने पढ़ाया था, आप सभी ने पहली वाली क्लास देखी होगी, नहीं देखी होगी तो पहली वाली क्लास जरूर देखिए हिंदी की। आइए आगे चलते हैं, आइए अब आगे चलते हैं, अगले पेज पे देखते हैं। हाँ, वर्ण विचार। एक मिनट, आगे चलते हैं। सबसे पहले इरेजर लेते हैं, इसको वापस लाते हैं। आइए, ठीक, अब हम लोग इस पे बात करेंगे, जो शब्दों में व्याकरण के अंग, हमने आपको यहाँ पे छोड़ा था, हमने व्याकरण के अंग पे छोड़ा था अगली क्लास में। तो इसमें वर्ण जो होते हैं, वर्ण किस किस हिसाब से व्याकरण में काम आता है, वर्ण विचार, शब्द साधन और वाक्य विन्यास, ये व्याकरण के तीन अंग होते हैं। आगे आइए, अब सबसे पहले वर्ण विचार पे बात की जाए। वर्ण विचार वर्णों के आकार, वर्णों के उच्चारण, वर्णों के मेल से बने शब्दों के अध्ययन से संबंधित होते हैं। जो वर्ण विचार होते हैं, वर्ण का आकार कैसा होगा, जैसे ये वर्ण हुआ, वर्णों का ये उच्चारण क्या होगा, अ, छोटा जीभ के मध्य भाग से निकल रहा है आ, वैसे ही। फिर वर्णों के मेल से बने शब्दों का अध्ययन से संबंधित होता है वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम ये जानते हैं, वर्णों के विषय में ही जानते हैं। शब्द साधन क्या होते हैं,
शब्द साधन के अंतर्गत शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास वाक्यों के अवयवों के परस्पर संबंधों का अध्ययन कराता है। वाक्य विन्यास वाक्यों के अवयवों का परस्पर संबंधों का अध्ययन कराता है कि हमारा वाक्य कैसे लिखा गया, कैसे वाक्य निर्माण हुआ है। ये सारी चीजें व्याकरण के 3 अंग आते हैं। आगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जैसे हमने आपको बताया अभी कि यहाँ पे ये हो जाता है छोटा आ, ये हो जाता है बड़ा आ, ये छोटी ई, ये बड़ी ई, ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ हो जाता है। फिर यहाँ आपका आ जाएगा री, फिर ए, आए, ओ, आओ, अंग और आहा। ये क्या हो गया, ये व्यवस्थित क्रम हो गया, एक स्वरों का व्यवस्थित क्रम हो गया। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब आप इसको वर्णमाला नाम दे सकते हैं। और इसमें जो और लेटर्स हैं व्यंजन वाले, वो भी जुड़ते हैं। व्यंजन, जो व्यंजन के लेटर होते हैं वो भी जुड़ेंगे। का, चा, टा, ता, प। कचट तप वाले जो व्यंजन होंगे वो भी जुड़ेंगे। इन सबको मिला के एक व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ये प्रश्न बनता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं। ये पेपर में प्रश्न आता है। ये वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर की जाती है। जो ये वर्गीकरण होता है इनका, इनको हम बांटते हैं। अभी वर्णमाला इतनी छोटी नहीं है, वर्णमाला को हम कई भागों में बांटेंगे। उच्चारण के आधार पे वर्गीकरण किया जाता है, स्वतंत्र के आधार पे, स्वतंत्रता के आधार पे। जैसे उच्चारण के आधार पे हम करेंगे, स्वतंत्रता के आधार पे। तो छोटा, बड़ा, छोटी, ये क्या है, स्वतंत्र है। स्वर क्या होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वरों की किसी की सहायता नहीं पड़ती है, स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं। दूसरे पर निर्भर व्यंजन होते हैं। दूसरे पे कौन निर्भर होता है, व्यंजन। जो व्यंजन होते हैं वो दूसरों पर निर्भर होते हैं, इनका काम नहीं चलता। जैसे ये का लिखा है तो इसमें छोटा आ की, छोटा आ निकलता है, क अ, जैसे बोलो क अ, तो इसमें ऐसे जब लगाओगे तो ये सच, ये जिसमें हलंत हम लगाएंगे वो असली वाला व्यंजन है। अगर इसमें हम मिला देंगे तो ये स्वर सहित हो जाएगा। लेकिन ये जो का है ये स्वर रहित है। गा, घा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। जो कचर तब होते हैं इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। आइए आगे चलते हैं। ये वर्ण स्वतंत्र वर्णों पर निर्भर होते हैं। जो व्यंजन होते हैं ये वाले व्यंजन, ये निर्भर होते हैं किस पे, स्वरों पे, इन पे। ये जो व्यंजन है, ये वाले सारे व्यंजन, ये जो सारे वर्गीय व्यंजन है, ये सारे इस पे डिपेंड होते हैं, स्वरों पे। स्वरों की सहायता के बिना ये बोले ही नहीं जाएंगे। कभी बोल के देख लीजिए, जैसे का में हलंत लगा, खा में हलंत लगा, तो आधा का निकलेगा। जो हलंत लगा है वो आधा अक्षर है, इसीलिए जब उसमें स्वर मिल जाता है तो वो पूरा पूरा अक्षर हो जाता है। ये वर्ण स्वतंत्र वर्णों पर निर्भर, जैसे का, ख, ग, का है वैसे। जैसे का को हम अगर आधा लिखेंगे, इसके साथ छोटा ये लगेगा, तब ये पूरा बन के का आएगा। इसी तरह खा, इसी तरह सारे व्यंजन बनेंगे। चलिए आगे चलते हैं।
जो स्वतंत्र है उनका, जो स्वतंत्र होते हैं उन्हें स्वर बोला जाता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, उनको सबसे ऊपर स्थान मिला है वर्णमाला में। ये भी बात सही है। इधर देखिए मैंने सबसे ऊपर सबसे पहले स्वर को ही रखा है वर्णमाला में। स्वर को क्यों रखा? क्योंकि ये स्वतंत्र है और ये अपना अस्तित्व रखते हैं, इसीलिए इन्हें ऊपर स्थान मिला है। और जो अपना अस्तित्व नहीं रखते, जो किसी के सहारे हैं, उनका स्थान नीचे दिया गया है वर्णमाला में। चलो आगे चलते हैं। सबसे ऊपर स्थान किसे मिला है? स्वर को मिला है। स्वरों को, स्वरों को सबसे ऊपर स्थान मिला है। और जो स्वर की सहायता से या दूसरों पर निर्भर है, उन्हें व्यंजन कहा गया है, व्यंजन कहते हैं। हिंदी में मानक ध्वनियां, हिंदी की जो मानक ध्वनियां है वो 52 है। 52 वर्ण है, स्वर और व्यंजन मिला के 52 वर्ण। इन्हीं 52 मानक ध्वनियों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जो 52 के 52 है लेटर, उनको ही हम वर्णमाला कहते हैं, कहते हैं, उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे वर्णमाला में पहले स्वरों को स्थान दिया गया है क्योंकि उनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। यही मैंने आपको अगली स्लाइड पे बताया, उच्चारण स्वतंत्र होता है, उन्हें किसी की सहायता होती जरूरत नहीं होती है। तथा फिर स्वरों की सहायता से उच्चरित व्यंजनों को स्थान मिला है। व्यंजनों को इसलिए नीचे स्थान मिला है क्योंकि वे स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। स्वर, स्वतंत्र उच्चरित ध्वनि क्या है? स्वर है। ये आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन वर्णमाला से बहुत डीप बनते हैं, बहुत छोटे छोटे बनते हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से। ये क्वेश्चन बनते हैं स्वतंत्र उच्चारित ध्वनि क्या है? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, अंग, हा। ये क्या है? ये स्वतंत्र है, इनको किसी की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए ये, और ये क्वेश्चन बनता भी है। आगे देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? अब स्वरों की संख्या कितनी है? कहीं पे लोग 13 बात करते हैं, कहीं पे 11 बात करते हैं, लेकिन स्वरों की जो संख्या होती है मेन, वो 11 ही होती है, 13 नहीं होते हैं। क्योंकि जो ये अंग आ होते हैं, ये हमारे अयोगवाह गिने जाते हैं। अयोगमा, अयोगवाह मतलब किसी, इनका किसी से योग ही नहीं हो पाया, ना व्यंजन से ना स्वर से। ये सुविधा अनुसार व्यंजन में भी लगा लिए जाते हैं और स्वरों में भी लगा लिए जाते हैं। जैसे अंग आ, ये अयोगवाह है। अंग क्या है? यह अनुस्वार है, जहां पे ये, जैसे ये बिंदी रख दी जाए का के ऊपर, या बिंदी रख दे हम खा के ऊपर, ऐसे बिंदु रख दे, या गा के ऊपर, तो इस, ये जो बिंदियां हैं, ये शब्द को हम क्या वर्ड को हम क्या बोलेंगे? अनुस्वार बोलेंगे। और अनुस्वार में क्या होता है? नाक से उच्चारण होता है। जैसे अंग, आप लोग बोल के देखिए, तो आप जहाँ पे आप बैठे हो, पढ़ रहे हो, वहां पे लेटर वर्णमाला के बोल के जरूर देखिएगा, क्योंकि जब बोल के देखेंगे तभी आपको वर्णमाला का उच्चारित क्रम याद आएगा, कैसे उच्चारण होता है। नाक से उच्चारण अनुस्वार। और विसर्ग, विसर्ग का जो हम उच्चारण करते हैं या कंठ से होता है। जैसे आहा बोल के देखिए, अंग आहा, इनका इनका उच्चारण स्थान अलग है। जैसे कह, खा, गा, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? कंठ हो जाता है। आगे सारे जो उच्चारण स्थान है, आगे की क्लास में आपको पढ़ाए जाएंगे वर्णमाला के उच्चारण स्थान। तो कंठ से हम आहा को उच्चारित करते हैं। आहा का उच्चारण स्थान कंठ है, क्योंकि इनका प्रयोग स्वरों के बाद होता है। लास्ट में इनका प्रयोग भी होता है। जो अंगहा है, इनका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? स्वर के बाद में करते हैं, तथा इन्हें स्वरों के पश्चात लिखा जाता है, मतलब बाद में ही लिखा गया। स्थान भी बहुत वर्णमाला वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई है, जिसका जहाँ पे जरूरत पड़ी है वहीं पे वो अक्षर रखे गए हैं वर्णमाला में। आगे आइए, व्यंजन। व्यंजन देखते हैं हम लोग। हमने स्वरों की बात करी, अब हम लोग व्यंजन की बात करेंगे। ठीक, आगे व्यंजन। ठीक,
स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। ये तो आपको मैंने अभी पहले भी बताया है कि व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। व्यंजन का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, बिना सहारे बोले ही नहीं जा सकते, क्योंकि वो ऐसे आधे माने जाते हैं। ये देखो, स्वरों की सहायता से जो उच्चारित होते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, चा, छा, जा, झ, इया, सब में आ निकल रहा है। छोटा आ की ध्वनि इसमें भी निकल रही है, छोटा आ की ध्वनि इसमें भी निकल रही है, छोटा आ की ध्वनि इसमें भी बोल के देख लीजिए। ट, ठ, ड, ढ़, अण, त, थ, द, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, इनमें सब में निकल रही है। इतने हमारे हो जाते हैं ये वर्गीय व्यंजन। ये देखो इधर लिखा है मैंने, वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 25। और अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन कौन है? या, रा, ला, वा, शा। और इन्हें अवर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये इनमें 25 वाले में नहीं आते। वर्गियों में, वर्गीय व्यंजन में ये नहीं रखे जाते हैं, इसीलिए शा, 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 हा जो ऊष्म व्यंजन है और जो अंतस्थ व्यंजन है चार चार, ये इनको अवर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो कितनी होगी? 4 होगी, या, रा, ला, वा, शा। और जो ऊष्म व्यंजन है इनकी संख्या कितनी होगी? इनकी भी संख्या 4 होगी, श, छ, स, ह। और इनके ये जो 3 सा है, इनके बोलने का उच्चारण स्थान भी अलग अलग है। जो ये वाली तालव्य शा है, तालु से ही बोली जाएगी। आप बोल के देख लीजिए, शा। और जो ये मूर्धन्य सा है, मूर्धा वाली, ये इसमें आपकी जबान पलटेगी, पलटेगी, जरूर पलटेगी, क्योंकि ये ऐसे बोली ही नहीं जा सकती। ये जो सा है ऐसे वाली मूर्धा वाली, इसको सा बोलेंगे तो जबान घूम के आएगी। फिर ये सा है, ये दंत सा है। जब सड़क वाली सा का आप प्रयोग करेंगे बोलने में, तो आपके दांत के पास से होके आपकी जुबान गुजरेगी, सा। और हा, ह क्या है? काकल लिवड़ है, कंठ से बोला जाता है, कंठ के थोड़ा नीचे का भाग। फिर ये क्या है? ढ़ा, ढ़ा, ये हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन है या नव व्यंजन है, ये नए व्यंजन बोले जाते हैं। और संयुक्त अक्षर हमारे कितने हैं? छ, त्र, ज्ञा, स्र। जो छ है, त्रा है, ज्ञा है, स्रा है, ये हमारे संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये मिलकर बने हैं। का और श, इससे मिलकर हमारा बना है श, कक्षा वाला क्ष बना है। आई होप आप लोग को व्यंजन समझ में आ रहे होंगे। जैसे स्वरों की सहायता से जो उच्चारित होते हैं, हमने बताया उन्हें व्यंजन कहते हैं। और इनमें क्या है कि जो भी ये 25 है वर्गीय व्यंजन, जो व्यंजन, सारे व्यंजनों में हमें आ की मात्रा, आ छोटा आ जरूर निकलेगा। अगर नहीं निकलेगा तो ये आधा अक्षर हो जाता है, हलंत लगा के फिर लिखा जाएगा। जैसे आप कोई नाम लिखिए, निक्की, जैसे हम नाम लिख रहे हैं निक्की, तो ये जो का है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हलंत लगा के, तो ये आधा अक्षर माना जाता है निक्की में। ये व्यंजन हो गए। हमने आपको बताया वर्गीय व्यंजन 25, और जो अंतस्थ व्यंजन है वो 4 है, यारा, लावा, शा। और ऊष्म व्यंजन है शा, 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 हा, ऊष्म व्यंजन है, इनकी संख्या 4 है। और जो संयुक्त अक्षर है हमारे, वो भी, इनकी संख्या भी 4 है, क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। चलिए आगे चलते हैं। व्यंजन का शुद्ध और लिखित रूप क्या हो सकता है? अभी हमने आपको बताया व्यंजन का शुद्ध और लिखित रूप क्या हो सकता है। व्यंजन जो है हमारा का, ये हलंत लगा के, ये व्यंजन का शुद्ध रूप है, क्योंकि व्यंजन सहायता से बोले जाते हैं। ये ग, घा, अगर इनमें सब में हम हलंत लगाएंगे, व्यंजन का शुद्ध और लिखित रूप क्या होगा? व्यंजन के नीचे हलंत होगा तो वह शुद्ध अक्षर माना जाता है। और इसमें स्वर लगा के इनको पूरा किया जाता है, स्वर लगा के इनको
का प्लस आ जोड़ेंगे तो हमारा अक्षर बन जाएगा का से कबूतर। खा में आधे खा में पूरा आ जोड़ दिया जाएगा तो हमारा निकलेगा खा से खरगोश वाला। फिर इसी तरह गा से गमला आधा है, इसमें हम आ को जोड़ेंगे, आ को जोड़ेंगे तो हमें पूरा गा मिल जाएगा। फिर घा, इसी तरह सारे व्यंजन घा में आ जोड़ देंगे तो ये पूरा घा से घड़ी वाला, घा से घर वाला अक्षर हमें प्राप्त हो जाएगा। क ख गा घा गा गा। इसका मतलब हुआ कि व्यंजन में स्वर ध्वनि है, इसमें नहीं है। ये जो है ये लेटर इसमें नहीं है, लेकिन जो हमने बनाया है इधर इसमें व्यंजन के साथ मतलब स्वर सहित व्यंजन बनाए गए हैं। का लिखित रूप है, उच्चारित रूप नहीं। आगे चलते हैं। व्यंजन का उच्चारित शुद्ध रूप ये है का, क अ मिला के क। का मूल ध्वनि और लिखित रूप है, उच्चारित ध्वनि। इसमें स्वर का प्रयोग या स्वरों का सहयोग मिला है। ये जो का है इसमें स्वरों के साथ लगा के मिलाया गया है तथा यह अक्षर लिखित व उच्चारित दोनों प्रकार से शुद्ध है। ये जो का है ये अब दोनों प्रकार से शुद्ध है। का खा गा घा ये मिला के बनाए गए हैं। ये गलत हो गया। चलिए का ख ग घा वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। जो 25 होते हैं का से वहां तक का चट तब बोले जाते हैं, इनको हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क चट तप ये वर्गीय व्यंजन बोले जाते हैं और ये संख्या में 25 होते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्णमाला से, यही क्वेश्चन बनते हैं कि वर्गीय व्यंजनों की संख्या बताइए, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या बताइए। कचट तप ये वर्गीय व्यंजन बोले जाते हैं और इनकी संख्या 25 होती है, मैंने आपको बताया। अब आगे आइए, या रा लावा, या रा लावा ये क्या हो गए हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए। इनकी संख्या कितनी है 4 है। और ये क्वेश्चन है, प्रश्न बनता है इनसे बिल्कुल। और बच्चों को अगर नहीं पता होता है तो वहां पे गलत करके आ जाते हैं। श श श हा इनकी भी संख्या 4 है। छत्रज्ञास्त्रा ये हमारे संयुक्त अक्षर हो गए, इनकी भी संख्या 4 है। और जो हमारे ये होते हैं डा और ड़ा ये हमारे अतिरिक्त व्यंजन या नव व्यंजन बोले जाते हैं। इनकी भी संख्या 2 होती है। और कुल वर्ण मिला के 52 होते हैं। यही सब मिला मिला के सारे वर्ण 52 हो जाते हैं। स्वर कितने होते हैं 11 और प्लस 2 अयोगवाह मिलाएंगे तो 13 ये हो गए और 39 व्यंजन। 39 व्यंजन। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, अब हम ध्वनि पे आए हैं, ध्वनि की बात करते हैं। जो अभी तक हम इतना बोल रहे थे पढ़ा रहे थे उसी में ध्वनि की बात करते हैं। ध्वनि कैसे, ध्वनि स्वर तंत्रियों में कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है। जैसे ये गला है और गले से हम जो भी शब्द बोलते हैं यहाँ से टकरा के ही बाहर निकलते हैं, हवा से टकरा के बाहर निकलते हैं। तो स्वर तंत्रियां जो हमारे गले में है उनमें जब कंपन होता है तब हमारी अंदर से ध्वनियां निकलती हैं। स्वर तंत्रियां कौन कौन से, एक तो कंठ हो गया हमारा गला, हमारे फेफड़ों से निकली वायु कंठ में स्थित मौजूद स्वर तंत्रियों से टकराकर, जो हमारे कंठ में स्वर तंत्रियों वाली मशीन लगी है उनमें टकरा के उसमें कंपन करती है तथा कंपन से वर्ण उत्पन्न होता है। कंपन से क्या होता है, वर्ण उत्पन्न होता है। जब ध्वनि निकलेगी तो मुख के विभिन्न हिस्सों से टकराएगी। अब जैसे हम यहाँ से बोलना शुरू करें, कुछ मन में विचार आया और हम यहाँ से एकदम सांस भरी हमने और हम बोलना शुरू किए तो हमारा मुख में क्या है, जिह्वा है, जबान है और तालु है, मूर्धा है, वट से है, दंत है। तो यहाँ सब से हमारी जुबान टकराएगी और जो ये वर्णमाला के अलग अलग वर्ण है ये अलग अलग जगह से निकलेंगे। तभी लिखा है जब ध्वनि निकलेगी तो मुख के विभिन्न हिस्सों से निकलेगी। जो हमारा मुख तो एक है लेकिन इसके हिस्से विभिन्न है।
उच्चारण स्थान, देखिए उच्चारण स्थान, मुख्य 5 उच्चारण स्थान के द्वारा वायु बाहर आती है और हमारे शब्द बाहर आते हैं। कैसे? एक तो हम कंठ से बोलते हैं, कंठ से जो हमारा पूरा का वर्ड होता है, क च ट त, का वाला क ख ग घ अंग, ये हम पूरा कंठ से ही बोलते हैं। और एक हा बोलते हैं, जैसे हम इधर लिख देते हैं क ख ग घा अंगा, ये हमने क्या बोला, ये पूरा कंठ से है आपका। और ये हा, ये जो हा है व्यंजन में, ये भी कंठ से बोला जाता है। तालु, अब तालु से बोलने वाले कौन कौन लेटर हो जाएंगे? तालु से बोलने वाले एक तो ये हो जाएंगे स्वर में आ हो जाता है, और जो व्यंजन है हमारा च छ जा झा इया, ये हमारा हो जाता है तालु से बोलने वाला, च छ जा झा इया, तालु से जबान टकराती है। फिर मूर्धा आता है, मूर्धा, मूर्धा से व्यंजन, मूर्धा से कौन कौन से बोले जाते हैं? टा, टा वर्ग जो आता है वो हम लोग मूर्धा से बोलते हैं। टा, ठा, डा, ढा, अणा, अणा, और ये वाली जो शा होती है ये भी हम मूर्धा से बोलते हैं, हमने अभी आगे आपको बताया। फिर दंत, दांत से, दांत से ता वर्ग, ता वर्ग हम लोग किससे बोलते हैं? इधर ही लिख देती हूँ, ता, ता बोलेंगे तो दांत से, दांत का प्रयोग हो रहा है, ता था दा धा ना, ता था दादा ना, या शा, या और शा जो बोले जाते हैं वो भी हमारे दंत होते हैं, ये वाले या और शा, ठीक। ओष्ठ से क्या बोला जाएगा? ओष्ठ से हम बोलेंगे पा फा, पा फा बा भा मा, पा फा बा भा मा, ये हमारे ओष्ठ से हो गए। अब हम चलिए बोल के देखते हैं, एक बार सीखते हैं। कंठ वर्ड, कंठ से कैसे बोला जाएगा? क ख ग घ अंग, सारा प्रयोग हमारे कंठ का हुआ है। यहाँ पे हा बोलेंगे, आहा बोलेंगे, ये जो आहा होता है विसर्ग वाला, ये भी हमारा कंठ से। अब तालु, चा, चा देखिए ऊपर जबान टच होती होगी, चा छा जा झा इया। फिर मूर्धा, ट ठ ड़ा अड़ा, जबान इसमें पलटेगी पलटेगी पलटेगी, अणा, और ये वाली मूर्धा वाली सा। दूसरा दांत से ता था दा धा ना, जबान दांत के पास से ही होके गुजरेगी। फिर ओष्ठ क्या होते हैं? ओष्ठ, अब हमारा पांचवा जो है ओष्ठ है, ये मुख्य होते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये क्या है? मुख्य है। उच्चारण स्थान 5 मुख्य स्थान है। जैसे अब यहां हम बोलेंगे ओष्ठ से पा फा बा भा मा, तो इसमें ओठ, आपके ओठों का प्रयोग होगा। अब कंठ, और इस कंठ को और इस तालु को मिला के फिर बनेंगे कंठ तालव्य, तो ये हो गए हमारे ए और आए, जिसमें स्वर ई और ई। कंठ ओष्ठ कौन कौन बनेगा? ओ, छोटा ओ और बड़ा औ, ये क्या होंगे? ये मिला के बने हैं ना, ये विजातीय स्वर हैं, इसीलिए इनको हम मिला के, देखो कंठ और तालव्य दो दो जगह से बोला जाएगा, इनका जोड़ लगेगा तो दो जगह से, जैसे ए आए, इस तरह। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। दंत ओष्ठ वर्ग, दंत ओष्ठ वर्ग वाक बोलते हैं, जिसमें दांत और ओठ दोनों का प्रयोग होगा, तो उसे वहां से निकलेगा वा। दंत ओष्ठ शब्द कौन सा होगा? वर्ग, वर्ड कौन सा होगा? वा, वा। कंठ तालव्य वर्ड, कंठ तालव्य वर्ग जिसमें री और आए, ये री बोलेंगे
और ऐ बोलेंगे तो कंठ और तालु का प्रयोग करेंगे, तब हम री बोलेंगे, री और ऐ बोलेंगे। कंठोष्ठ वर्ड कौन है? अभी मैंने आपको आगे बताया वही, ओ और आओ कंठोष्ठ हो गए। कंठ तालु री ई ऐ, यहाँ पे छोटा ए भी लगेगा। कंठोष्ठ वर्ड ओ आओ। आगे चलते हैं। चलिए एक बार हम देखते हैं हमने क्या पढ़ा आज। आगे चलते हैं। आज देखते हैं आज हमने क्या जाना। आज हमने वर्णमाला, वर्णमाला के बारे में परिचय दिया। आज हमने वर्ड की परिभाषा बताई कि अर्थपूर्ण ध्वनि लघुत्तम जो सार्थक ध्वनि है, अर्थपूर्ण ध्वनि है, लघुत्तम है, रूप वर्ड है और उसके व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और यदि वह मुख में हो तो वह ध्वनि कही जाती है, और उसी ध्वनि को यदि हम लिख देते हैं तो उसको हम वर्ण कहते हैं, जो हमने यहाँ पे आपको बना के दिखाया ये पूरी वर्ण स्वर। फिर वर्णमाला की परिभाषा, वर्णों के व्यवस्थित समुदाय या समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, फिर आगे चलिए। फिर हमने आपको अक्षर के बारे में ज्ञान दिया कि ध्वनि का लघुत्तम उच्चारित रूप जिसे एक श्वास में हम बोल सके उसको हम अक्षर बोलते हैं। हमने यहाँ पे आपको राम और कमरा, अक्षर और वर्ण में भेद बताया कि वर्ण क्या होता है और अक्षर क्या होता है। अक्षर का प्रयोग यहाँ पे 2 हुए हैं और वर्ण का प्रयोग यहाँ पे 4 हुए हैं। वर्ण मतलब जो बिल्कुल स्वतंत्र हो, बहुत छोटा हो, जिसके टुकड़े ना किए जा सके, वह वर्ण है। वर्णों को संगठित करके हमें अक्षर प्राप्त हो जाता है। अगर वर्णों को हम संगठित कर देंगे तो हमें अक्षर मिलेगा। अक्षर से हम शब्द का निर्माण करते हैं। सब अक्षर, सभी स्वर अक्षर कहलाते हैं। जितने भी ये स्वर हमने लिखे हैं आगे, ये स्वर हैं, ये सब अक्षर की कैटेगरी में रखे जाते हैं। व्याकरण के 3 अंग, वर्ण विचार, शब्द साधन और वाक्य विन्यास। इन 3 अंगों के द्वारा ही हमारी व्याकरण सही होती है और हिंदी में शब्दों और वाक्यों का निर्माण किया जाता है। फिर हमने आपको बताया वर्ण विचार की परिभाषा दी, शब्द साधन की परिभाषा, वाक्य विन्यास की परिभाषा। आगे चलते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है और हमने फिर इनका उच्चारण स्थान बताया, ब्रीफ में बताया है। आगे की क्लासेस में पूरी तरह से बताया जाएगा कि पूरा डिफाइन करके छोटे छोटे टॉपिक निकाल के फिर बताएंगे कि कौन सा कहाँ से उच्चारण स्थान है। दूसरों पर निर्भर है वो व्यंजन हमने बताया, जो स्वतंत्र है वह स्वर है। ये वर्ड स्वतंत्र वर्डों पर निर्भर होते हैं। कौन? व्यंजन। व्यंजन निर्भर होते हैं दूसरों पे। आगे हमने आपको बताया सबसे ऊपर स्थान किसका रखा गया है वर्णमाला में? स्वरों का रखा गया है, क्योंकि वह स्वतंत्र है और अपने कह सकते हैं उनका अस्तित्व है। जो दूसरों की सहायता से दूसरों पर निर्भर है वह वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनका कोई अस्तित्व है नहीं, ये उनके सहारे ही बोले जाएंगे। और हिंदी में मानक ध्वनियां हमने बताई आपको 52 होती हैं। आगे चलते हैं। स्वतंत्र उच्चारित ध्वनियां हमारी ये अंग से आहा तक स्वर, स्वरों को हम बोल सकते हैं स्वतंत्र उच्चारित ध्वनि है। फिर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या हमने आपको बताई कि 11 सही है, 13 नहीं होता है। और जो 13 दो मिला के होते हैं वह अंग और आहा होते हैं, अयोगवाह बोले जाते हैं। और जो अंग होता है, अंग की जो बिंदी रखी होती है उसको हम अनुस्वार बोलते हैं। जो आहा होता है उसके पीछे की बिंदियों को हम विसर्ग बोलते हैं। और क्योंकि इनका प्रयोग स्वरों के बाद में होता है इसीलिए ये सबसे लास्ट में वर्णमाला में रखे गए हैं। ये देखिए ओ औ अंग आहा, ओ औ के बाद ये रखे जाते हैं तथा इन्हें स्वरों के पश्चात लिखा भी जाता है। फिर हमने इसके बाद मैंने आपको व्यंजन समझाए जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं और ये इनका अपना कोई अस्तित्व है नहीं और ये ऐसे लिखे भी नहीं जा सकते हैं। जैसे कुछ हमें शब्द लिखना हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम का खा मिला के कुछ शब्द लिख दें, नहीं लिख पाएंगे।
क्योंकि जब तक स्वरों का सहयोग नहीं मिलेगा। इसमें हमने आपको वर्गीय व्यंजन बताए 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4 और संयुक्त अक्षर हमने 4 बताए। दुगड़ व्यंजन की संख्या हमने 2 बताई। आगे व्यंजन का शुद्ध और लिखित रूप हमने बताया आपको, ये होता है क, और इसमें अ मिला दिया जाएगा तो स्वरों की सहायता ले ली जाएगी। ये यहाँ पे हमने आपको समझाया। आगे चलते हैं। फिर हमने आपको बताया व्यंजन के बारे में पूरी स्लाइड है। कचट तब ये वर्गीय व्यंजन बोले जाते हैं। जो का से पातक होते हैं इन्हें वर्गीय व्यंजन के हिस्से में रखा जाता है। यार अलावा की संख्या बताइए। आगे चलते हैं। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है हमने आपको आगे वर्णमाला में आगे बढ़े तो हमने आपको बताया ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। जैसे हम कुछ बोलते हैं तो गले सबसे पहले हम जो विचार भाव आते हैं उनको हम बाहर कैसे प्रकट करते हैं, तो वो कंठ के द्वारा। और भी हमारे उच्चारण स्थान होते हैं जो हमने आपको बताया मूल होते हैं हमारे 5 ही होते हैं। जो 6 और 7 हमने लिख के दिए हैं वो आपके मिक्स करके होते हैं, मतलब मिला के होते हैं। जैसे कह सकते हैं विजातीय स्वर। चलिए थैंक यू क्लास। आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए बेहतरीन स्टडी विद अनुराग को। थैंक यू।